हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बायोलॉजी में चैप्टर 2 का एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो डाल चुके थे और उसके बाद आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में कंप्लीट कराएंगे और इस वीडियो में इसका पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो चैप्टर का नाम है सोशल एंड इंग्लिश में बोले तो रेस्पिरेशन। ठीक, और यह बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है। यदि आपने इससे पीछे कैसे यानी फिजिक्स का सभी चैप्टर नहीं देखा है तो प्रश्न में जाके देख सकते हैं, और बायोलॉजी का पहला चैप्टर नहीं देखा है तो प्रश्न में जाके देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे बिना टाइम को वेस्ट। यहाँ पहला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। और एक बात और कि क्वेश्चन में सिलसिला में आप लोग और हम भी भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आनंद उठा पाए। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन पर शुरुआत करते हैं श्वसन। चैप्टर का नाम है श्वसन। श्वसन किसे कहते हैं, इसके उत्तर में लिखेंगे कि शरीर के बाहर में देखिए क्या होता है। श्वसन में क्या होता है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिका जिस कोशिका को आवश्यकता है उसको पहुंचाना, और जब वो ऑक्सीजन पहुंचता है तो क्या होता है, खाद्य पदार्थ का विघटन होता है जिससे कि हमारे शरीर में ऊर्जा मिलता है, और उसे क्या कहते हैं, श्वसन से। एक बात हम समझिए, अगर भाषा में लिखेंगे तो लिखेंगे शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिका को आवश्यकता अनुसार पहुंचाना जिससे कि खाद्य पदार्थ का विघटन होता है और हमें ऊर्जा मिलता है, उसे श्वसन कहते हैं। और इसका समीकरण लिख जाएगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस बहुत सारा ऊर्जा बनता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर श्वसन था। श्वसन सिंपल भाषा में समझिए कि शरीर से बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना और जहाँ उस ऑक्सीजन का जिस कोशिका में जरूरत है वहाँ पहुँचा देना और उसके अनुसार खाद्य पदार्थ का विघटन कर देना ही श्वसन कहलाता है। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर यानी बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखते हैं। बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसको तो लिखेंगे। देखिए बाष्पोत्सर्जन सबसे पहले समझ लिए बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है। जैसे मान लीजिए पत्ता, ठीक, यहाँ पर एक इसको बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। वो देख लीजिए पत्ता है। पत्ता में क्या होता है, ये छोटा छोटा छिद्र रहता है यहाँ पर, छोटा छिद्र। इसके अंदर क्या होता है, जो H2 होता है वो वाष्प के रूप में निकलता है और इसे क्या कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं, द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के ताप पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन। सीधा समझिए कि पानी का वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाना क्या कहलाता है, बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और इसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बताए थे, वह भी वहाँ पर भी देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय की अपेक्षा स्थल जलीय जीव किस प्रकार लाभदायक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट। कहता है क्वेश्चन को समझिए। कहता है कि श्वसन यानी जब हम श्वसन करते हैं उसके दिशा में ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं उसमें जो जलीय जीव होता है यानी जो जल में रहने वाले जीव होते हैं उसकी अपेक्षा जो हम रहते हैं यानी जो स्थल में रहते हैं वो ज़्यादा लाभ है, यानी उसको ज़्यादा लाभ मिलता है। अभी कैसे होता है हम बताते हैं। देखिए जो जलीय जीव होता है वह सबसे पहले ऑक्सीजन लेता है। कैसे, वो ऑक्सीजन इस प्रकार लेता है कि जो होता है जल में ऑक्सीजन रहता है घुला, तब वो ऑक्सीजन लेता है, और हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट वायुमंडल से ऑक्सीजन ले लेते हैं। और देखिए यहीं पर अंतर हो जाता है, यानी यह क्या करता है, यह जल से घुले ऑक्सीजन को लेता है, और जबकि हम वायुमंडल के डायरेक्ट ऑक्सीजन को लेते हैं, इसलिए हम लाभप्रद हैं। यहाँ देखिए भाषा में लिखते रहेगा कि जलीय जीव जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा से बहुत कम होती है, इसलिए इसे जलीय जीव का श्वसन दर यानी श्वास दर यानी उसको सांस मतलब श्वसन करने का दर स्थलीय से बहुत कम होता है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव बहुत ज़्यादा लाभदायक है। कैसे हम समझा दिए। देखिए जो जलीय जीव होता है वह क्या करता है, वह जल में विलेय ऑक्सीजन को लेता है, और जो जल में विलेय ऑक्सीजन तो बहुत कम होता है हमारे स्थल की अपेक्षा। ठीक, इसलिए हम यानी जो स्तर पर रहते हैं वो ज़्यादा लाभप्रद हैं। ठीक, समझ गए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, लगातार दौड़ते रहने से मनुष्य की यानी लगातार अगर हम दौड़ते रहे तो जो हमारी मांसपेशियां वो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगती है। इसका कारण क्या है, देखिए इसका कारण क्या होता है, जब हम लगातार दौड़ते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी में ग्लूकोज यानी जो हमारा भोजन होता है वो टूटता है, जिसके कारण से क्या होता है, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल जब जहाँ जमा हो जाता है बहुत दर्द करता है। इसके उत्तर में रखेंगे कि लगातार दौड़ते रहने से मनुष्य की मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। यहाँ एक शब्द और लिख रहे हैं कि लगातार दौड़ने से मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी में ग्लूकोज टूटता है, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, और यह मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिसके कारण मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द की अनुभूति होती है, और यह दर्द बहुत ज़्यादा होता है जैसा कि आपसे महसूस करते होंगे। ठीक, और यह कैसा श्वसन है, वो वायवीय, क्योंकि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसे क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक, ये समझ गए, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली प्रश्न नहीं है। कहते हैं कि लगातार दौड़ते रहने से मनुष्य की मांसपेशियों क्यों दर्द करता है, क्योंकि जब हम लगातार दौड़ते हैं तो हमारे शरीर में
ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी में पाइलोबेट होता है और हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और लैक्टिक अम्ल जानने से हमारे शरीर में दर्द होता है। ठीक, स्टेप देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर अंतर बोला, 4-5 प्रश्न जो होगा वो अंतर बोला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4-5, एक है जाइलम फ्लोएम है, उसके आगे कौन सा है, उसके आगे श्वसन एवं स्वच्छवास, उसके बाद श्वसन एवं दहन, उसके बाद है वायवीय और अवायवीय श्वसन। ये 4 है जो अंतर वाला प्रश्न है और इसे आपके एग्जाम में एक रहेगा। अब यहाँ कहता है कि जाइलम फ्लोएम में अंतर लिख रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम 2 ऊतक है। इसके बारे में बताया हमें कि जो जाइलम होता है या जो होता है ये पौधे में जल का परिवहन करता है और जो फ्लोएम होता है यह खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। अब हम अंतर लिखने के लिए दोनों मतलब आप अपने पन्ने को 2 भाग में बांट लीजिएगा और यहाँ लिख देंगे कि इस तरफ जाइलम इस तरफ फ्लोएम। इसके उत्तर में लिखेंगे कि क्या लिखेंगे इसके उत्तर में, ठीक, इसके उत्तर में क्या लिखेंगे कि जाइलम की कोशिका मिलित होती है, यानी जो जाइलम की कोशिका होती है वह मरी होती है और फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। अब इसके बाद जाइलम में फिर लिखेंगे कि यह जो होता है जाइलम जो होता है यह जल एवं घुलित खनिज लवण, यानी जो यह जल होता है और साथ में जो घुला हुआ खनिज लवण होता है उसका स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और जो फ्लोएम होता है यह भोजन यानी खाद्य पदार्थ का क्या करता है, स्थानांतरण करता है। और एक बात और लिख सकते हैं कि जाइलम में एक दिशा परिवहन होता है। जाइलम में कैसा परिवहन होता है, एक दिशा, यानी यह सिर्फ एक दिशा में ही स्थानांतरण कर सकता है। और जो ये है यानी फ्लोएम यह 2 दिशा, यानी यह सभी जगह जा सकता है, यानी ऊपर नीचे ऊपर सभी जगह जा सकता है। कौन, फ्लोएम। और जो जाइलम है यह सिर्फ नीचे से ऊपर ही जा सकता है। यानी एक बात समझे कि जो जाइलम होता है वह जल को नीचे से ऊपर ही ले जा सकता है और जो फ्लोएम यह सभी जगह नीचे ऊपर कहीं भी जा सकता है ये अपना खाना लेकर। ठीक, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यही था जाइलम फ्लोएम में उत्तर। 3-4 आप लिख देंगे तो वो पूरा नंबर दे दिया जाएगा, नंबर कोई कटा नहीं जाता। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। कहता कि श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास, कहता है कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर। देखिए श्वसन के बारे में हम समझा दिए कि श्वसन किसे कहते हैं कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और आवश्यकता अनुसार कोशिका को उसे पहुंचा देना और उसका कोशिका उपयोग करके ऊर्जा बनाता है, तो उसे कहते हैं श्वसन। अब श्वासोच्छ्वास में क्या होता है कि सांस लेना और सांस छोड़ने क्या कहता है, श्वासोच्छ्वास, यानी प्रश्वास और निश्वास को अगर मिला देंगे तो श्वासोच्छ्वास करा। इसके बारे में क्या लिखेंगे, एक तरफ श्वसन एक तरफ श्वासोच्छ्वास। श्वसन में लिखेंगे कि यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, यानी यह कैसा रासायनिक प्रक्रिया है। और जो श्वासोच्छ्वास है यह एक भौतिक प्रक्रिया है। ठीक, अब श्वसन में देखिए आप जानते हैं कि ऊर्जा का निर्माण होता है, बल्कि श्वासोच्छ्वास में ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। अब जो श्वसन होता है यह कोशिका के अंदर संपन्न होता है और जबकि जो हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं या फेफड़ा में संपन्न होता है। और यही 3 अंतर था जो कि आप लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर लिखेंगे। ऐसे तो आप 2 ही लिखेंगे तो कौन चल जाएगा, लेकिन तब और भी 3 लिख दीजिएगा क्योंकि आपको समझेगा ये ज़्यादा तेज बिल जाती है। अब अगला अंतर है श्वसन एवं दहन, यानी जो हम सांस लेते हैं और दहन यानी जो जलता है उसमें क्या अंतर है। यहाँ लिखेंगे कि श्वसन एवं दहन में निम्न अंतर है, यानी एक तरफ श्वसन लिख देंगे और एक तरफ दहन लिख देंगे। श्वसन की तरफ लिखेंगे कि यह एक रासायनिक प्रक्रिया है और क्या है, देखिए श्वसन भी एक जैव रासायनिक प्रक्रिया यानी जीव में संपन्न होता है और जो दहन है या भौतिक रासायनिक प्रक्रिया यानी यह भौतिक प्रक्रिया से यह जीव में संपन्न नहीं होता। कौन है, एक बार फिर समझिए, ये श्वसन है या जैव रासायनिक प्रक्रिया यानी जो जीव में संपन्न होने वाला रासायनिक प्रक्रिया, और जो दहन है या जीव में संपन्न नहीं होने वाला ये भौतिक रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, यह एकाएक हो जाता है। अब अगला यह कोशिका स्तर पर होता है, जो यह श्वसन है यह आप जानते हैं यह कोशिका स्तर पर होता है और यह जो है यह कोशिका स्तर पर नहीं होता। कौन कोशिका स्तर पर नहीं होता, जो दहन होता है कोशिका स्तर पर नहीं होता है। ठीक, समझ गए। और एक बात और लिख देते हैं कि यह जो श्वसन है यह सजीव में होता है और यह दहन निर्जीव में होता है। एक बात लिख सकते हैं, देखिए लिखेंगे श्वसन में दहन की अपेक्षा कम ऊर्जा बनता है और जबकि दहन में बहुत ज़्यादा ऊर्जा बनता है। जानते हैं अगर कोई चीज़ जलाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलता है। ठीक, अब देखिए कि यहाँ पर हम अंतर बता दी। सबसे पहले बताए थे जाइलम और फ्लोएम के बारे में अंतर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें 2 ऊतक है, दोनों ऊतक के बारे में बताए थे। ठीक, और उसके बाद बताए थे श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास के बारे में बताए थे, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। ठीक, अब अगला था यहाँ पर श्वसन एवं दहन में अंतर। ठीक, इन तीनों के बारे में देख लिए। चलिए अब चौथा अंतर देखते हैं, वायवीय और अवायवीय श्वसन। ये 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। अब यहाँ लिखेंगे कि एक तरफ वायवीय श्वसन और एक तरफ अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में क्या होता है, यह ऑक्सीजन की मतलब उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के मतलब उपस्थिति में नहीं होता है। ठीक, आप समझिए वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक, और यह जो वायवीय श्वसन है यह माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव दोनों में होता है। यह जो होता है यह 2 चरण में होता है। पहला चरण इसका कोशिका द्रव में संपन्न होता है और दूसरा चरण इसका माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। और अवायवीय श्वसन क्या है, यह केवल कोशिका द्रव में ही होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता और इसमें केवल एक ही चरण होता है। ठीक, समझ गए। और वायवीय श्वसन में आप लिख सकते हैं कि वायवीय श्वसन में ऊर्जा बनता है और अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा बनता है। ठीक, कि वायवीय श्वसन का जो अंतिम उत्पाद यानी जो लास्ट में बनता है वह है CO2 और H2O है। और ये जो अवायवीय श्वसन में इसमें
क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है इसलिए इसमें बनता है इथाइल अल्कोहल और साथ में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। और यही इथाइल अल्कोहल के कारण जब ये बहुत ज़्यादा बन जाता है तो यह लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कि हमारा मांसपेशियां दर्द करें। और अगला है वायवीय श्वसन में कि यह क्रिया सभी जीवधारी में होता है। यह जो वायवीय श्वसन है सभी जीवधारी, देखिए अगर नहीं होगा तो वह जिंदा कैसे रहेगा। जैसे कि हम मनुष्य, अगर हमें वायवीय श्वसन नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं लगेंगे, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए, ठीक। और ये जो अवायवीय श्वसन है यह क्रिया के केवल कुछ यानी थोड़ा मोड़ा जीवधारी इसमें पाया जाता है। और यदि आप क्वेश्चन पढ़े होंगे तो एक बार और लिखा गया है कि कुछ जीवों के नाम लिखे जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। इसमें आप लिख देंगे कि ईस्ट हो जाएगा, यूग्रीनिया हो जाएगा, अमीबा जैसे 3-4 जीव का नाम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मेन क्वेश्चन था कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर, जो कि हम बताते हैं कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद CO2 तथा H2 है और अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल और साथ में CO2 है, ठीक। और वायवीय श्वसन में बहुत ज़्यादा ऊर्जा बनता है और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा बनता है लेकिन इससे ऊर्जा बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक। समझ गया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाए। कहता है कि किण्वन, इसके बारे में बहुत समझ कि पढ़े होंगे, प्रोजेक्टिव याद किए होंगे कि दही का जमना किण्वन है, ठीक। अब यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, किण्वन किस प्रकार का किण्वन है, यह कैसा श्वसन है और यह कहाँ होता है। देखिए पहला बात, किण्वन जो है ईस्ट में होता है और यह एक अवायवीय श्वसन क्योंकि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और यहाँ लिखा गया कि किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है, यह कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। पायरुवेट एवं एथेनॉल की कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित, देखिए यह कहता है जो किण्वन है यह क्या कहा जाता है, कहता है कि पायरुवेट को एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। यह पायरुवेट बना रहता है, इसको किस में बदल देता है, मेथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, ठीक। और इसके बाद लिखा गया कि यह अभिक्रिया ईस्ट कोशिका के बाहर स्रावित एंजाइम द्वारा शर्करा के अपघटन के फलस्वरूप होता है। यह जो है ईस्ट कोशिका के बाहर स्राव मतलब जो बाहर निकलता है एंजाइम निकलता है और साथ में शर्करा के अपघटन के फलस्वरूप यह होता है। कौन सा है, किण्वन है, ठीक। किण्वन के बारे में समझ देखिए, किण्वन है एक तरह समझिए, किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और साथ में ईस्ट में होता है। और यह क्या करता है, इसका काम है कि यह पायरुवेट जो पायरुवेट बनता है उसको एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर सकता है। इसका देखिए समीकरण भी यहाँ पर लिखा गया है, नहीं लिखा है तो नहीं तो आगे लिखा होगा इसका क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर लिखा गया इसका समीकरण जो है, सॉरी देखते हैं आगे लिखा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा गया, देखिए ये क्या है, C6H2 है, मतलब सॉरी ये चीनी है और साथ में इसको जल मिला दिया तो ये बन गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया। और देखिए यहाँ पर लास्ट में देखिए ये क्या किया, ये जब ईस्ट में हुआ और यहाँ पर जाइमेज एंजाइम है और ये क्या बना दिया, एथाइल अल्कोहल ना इथिल अल्कोहल बना दिया, ठीक। जो कि यहाँ पर लिखा गया था ये पायरुवेट को इथिल अल्कोहल में बदल देता है, लिखा है ये पायरुवेट को इथिल अल्कोहल में बदल देता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, ठीक। और यही था किण्वन अभिक्रिया जो कि आप बहुत पढ़े होंगे। और इसी तरह से देखिए यह जो है अवायवीय श्वसन है और यह ईस्ट में होता है, ठीक। अब अगला प्रश्न है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। आप ऑब्जेक्टिव में याद किएंगे कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। अब ये कैसे होता है इसको थोड़ा विस्तार में लिखना होगा क्योंकि ये 2 नंबर का प्रश्न है। इसमें लिखेंगे कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान विसरण की क्रिया द्वारा पौधे की पत्तियों पर स्थित रंध्रों, पुराने वृक्ष के तनी की कड़वी त्वचा पर स्थित बाल रंध्रों एवं अंदर कोशिकीय स्थानों के द्वारा। ये देखिए क्या कहता है कि पौधे में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो विसरण, देखिए विसरण क्या है, डिफ्यूजन, इसको इंग्लिश में क्या कहता है, डिफ्यूजन। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक क्षेत्र है और ये एक क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा और यहाँ पर बहुत कम है, तो ये क्या होगा, ये डिफ्यूजन करता है कि यहाँ से सभी पदार्थ इधर आ जाएगा। डिफ्यूजन क्या करता है, यहाँ से ये सभी पदार्थ इधर चलाएगा। और यही काम किस में होता है, यही काम होता है पत्ती में। पत्तियाँ क्या देखिए, पत्तियों में बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन है और बाहर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, क्या करता है कि विसरण किया द्वारा अंदर चलाता है। और ये कैसे होता है, यहाँ पर एक रंध्र रहता है, ये रंध्र छोटा छेद रहता है, रंध्र होता है। और ये रंध्र क्या करता है, जब अंदर कोशिका मतलब जब अंदर ऑक्सीजन कम होता है तो क्या करता है, इसका जो होता है इसका नियंत्रण होता है द्वार कोशिका द्वारा और द्वार कोशिका इसको खोल देता है। यहाँ लिखा गया है कि पौधे की पत्तियों पर स्थित जो बात रंध्र होता है, रंध्र होता है, उसको क्या करता है, उसको क्या करता है, वही समझिए कि उसको अंदर आने देता है, ठीक। समझा दिए। इस क्रिया में पौधे की आवश्यकता एवं पर्यावरण आवश्यकता महत्वपूर्ण योगदान करता है। सीधा समझिए कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है जो कि विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। अब अगला प्रश्न कहता है कि शोषण के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने हम बता दिए कि जलीय जीव बहुत कम लाभ पाता है। अब अगला कहता है ये परिचय नहीं लिखाएगा, हाँ मछली लिखाएगा। कहता है कि यहाँ पर शोषण अंग का नाम लिखना, कहता है मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य शोषण अंग का नाम लिखना। कि मछली का शोषण अंग क्या है, बहुत याद किया होंगे, गिल्स। मछली का शोषण अंग क्या है, गिल्स है। मच्छर का शोषण अंग क्या है, यह बहुत याद किया होंगे कि ट्रेकिया, क्या है, ट्रेकिया। और बहुत किला का भी होता है ट्रेकिया। केचुआ का क्या है, त्वचा है। और मनुष्य का क्या है, फेफड़ा। यह आप याद करिएगा। मछली का क्रोम यानी गिल्स और मच्छर का ट्रेकिया श्वास नली, केचुआ का त्वचा और मनुष्य का फेफड़ा, ठीक। ये एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी और कभी कभी 3-4 मिनट का सब्जेक्ट में भी पूछ जाता है, ठीक। चलिए अब देखते हैं आगे प्रश्न।
ये प्रश्न बता दी किन वन वाला है, ये फिर से रिपीट कर दिया। ठीक, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि यहाँ पर देखिए, अब यहीं पर हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। और ये जो चैप्टर है श्वसन, ये बहुत छोटा चैप्टर है। क्यों? क्योंकि यह जैव प्रक्रम का एक भाग है। देखिए क्या होता है कि इससे पहले था पोषण, उसके बाद श्वसन है, उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, परिवहन पढ़ाएंगे, और उसके बाद पढ़ाएंगे उत्सर्जन, तब ये जैव प्रक्रम पूरा खत्म होगा। तो आप पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, और पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और इसके आगे भी वीडियो आता रहेगा, और यहीं पर हमारे चैप्टर दाइन होता है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों के साथ। और यदि आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया, इसका लिंक नीचे दिएगा। और एक बात महत्वपूर्ण बात वो तो हम नहीं बोले, देखिए क्या है, ये श्वसन है। श्वसन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्वसन अंग का नाम, यानी मनुष्य का श्वसन अंग और जीव का श्वसन अंग क्या है। इसके बारे में हम क्या किए, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दिया, क्योंकि इसका वीडियो 30 मिनट का एक अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि श्वसन अंग सभी श्वसन अंग के बारे में वर्णन करना। और इस वीडियो का हम लिंक क्या है नीचे दे दी है, उसको वहाँ पर लिखा गया कि श्वसन अंग के नाम, और वहाँ पर वो वीडियो का लिंक दिया गया, आप वहाँ से टिप कर श्वसन अंग का नाम दे सकते, क्योंकि वो 5 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, वह वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, हमसे मतलब आपसे रिक्वेस्ट है। और यहीं पर हमारे वीडियो लिखने देते हैं, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर ऐसा कंटेंट मिलता है। और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको कोई दिक्कत है तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।